Class 10th, good morning. You are studying about manufacturing industry. The second topic or next topic is jute industry. Jute largest in raw material and goods. जूट के हमारे जो लार्जेस्ट रॉ मटेरियल्स हैं या जूट में हम जो सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल्स और गुड्स बनाते हैं, सामान बनाते हैं. इसके बाद द सेकेंड लार्जेस्ट, हम इसमें सेकेंड आफ्टर द बांग्लादेश एक्सपोर्ट में जूट के जो एक्सपोर्टिंग है, जूट को हम बाहर भेजने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेसिंग है एक्सपोर्टिंग की, उसमें हम सेकेंड प्लेस पे हैं आफ्टर द बांग्लादेश. इसके साथ ही इंडिया में मोर देन 70 जूट मिल्स अवेलेबल हैं. मोर देन इसलिए कि कुछ किताबों में इससे ज़्यादा लिखा होगा, है ना, तो डेट वाइज ये थोड़ा ओल्ड है, इसीलिए मोर यू कैन से दिस मोर देन 70 जूट मिल्स इन इंडिया, क्योंकि मोस्टली इससे 70 होगा. इसकी क्वांटिटी बढ़ भी जाती है क्योंकि डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, आपको पता ही है, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो रोज हर एक प्रति वर्ष मतलब एवरी ईयर हमारी पर कैपिटा बढ़ रही है. जीडीपी घट रही है वो अलग बात है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बढ़ रहा है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रहा है. रोजगार भले ही लोगों को ना मिले, तो 8 गुना 8.5 गुना इसके पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हुआ था, एम्प्लॉयमेंट 2.5 गुना ही रह गए थे. तो एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत डिफरेंस होता. हमें रोजगार ना मिला लेकिन इंडस्ट्री तो बन गई ना, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बढ़ेगा. लोगों को ना मिला वो अलग बात हो गई. इसके साथ अब हम बात करेंगे, ये जो 98 लिखा हुआ है, अब इसके जो मोस्टली जूट के बंगाल में मोस्टली हुगली रीजन्स, हुगली बैंक के किनारे जूट के रॉ मटेरियल उगाए जाते हैं, जो 98 किलोमीटर लंबे और 3 किलोमीटर चौड़े वाइड पट्टी में एक वाइड स्प्रेड एरिया में इसकी खेती करी जाती है. तो अब बंगाल के हुगली के आसपास ही क्यों करी जाती है, इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कि प्रॉपर रिसोर्सेज एंड वाटर एंड एटमॉस्फेयर अवेलेबल in the bank of Hooghly in Bengal, so raw material produced easily by the farmer of the Bengal in India. बंगाल के किसान हुगली के आसपास रीजन में जूट उत्पादन बहुत प्रॉपर कर लेते हैं, इसीलिए हुगली उसको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर देती है और हम कहना चाहिए बंगाल के किसानों को बहुत आसानी से जूट उत्पादन, जूट के रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं. इसके साथ साथ आफ्टर पार्टीशन जो पहली जो मिल है जूट की, वो नियर कोलकाता 1859 में रिसरा में लगाई गई थी. ठीक है, रिसरा में पहली कंपनी 1859 रिसरा बंगाल में है, ये लगाई गई थी. पहली सक्सेसफुल जूट इंडस्ट्री, पहली कंपनी लगाई गई थी रिसरा 1859, और ये डेट इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट को मैच करती है. अगर किसी को पता हो उसमें हो सब हिस्ट्री में, 1859 में मैंने बोला था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट बाय द ब्रिटिश, और एक तारीख मैच कर रही है. तो डेफिनेटली बहुत ऐसी डेट्स होती हैं बेटा जो मैच करेंगी, तो कम से कम दिमाग में ये चीज़ रखेंगे कि वो चीज़ एक ही ना हो कि हमने पूछा हिस्ट्री में 1859 और आपने रिसरा बता दिया, नहीं चलेगा. वो इंडिकेशन देगा कि क्या बताना है आपको. इसके साथ पार्टीशन के बाद 1947 में जूट मिल रिमेन्ड इंडिया, बट 3/4 ऑफ जूट पर प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश, ईस्ट बाई ईस्ट पाकिस्तान. और इसके बाद जब बंटवारे के बाद कहना चाहिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जूट उत्पादन एक ज़्यादा बढ़ा, उस तरफ ज़्यादा हुआ. इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे expensive water transport supported by the good network, railways, roadways and waterways facilities movement raw materials. अब सबसे बड़ी बात यह है कि जरूर जो रॉ ऑफ जूट को हम प्रॉपर इरिगेशन, चीप लेबर, चीप ट्रांसपोर्टेशन किस क्षेत्र में मिल सकता है वहाँ पर जूट का उत्पादन करेंगे, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्रियल लोकेशन में अपन ने सबसे पहले यही तो पढ़ा था, चीप लैंड होनी चाहिए, प्रॉपर इरिगेशन होना चाहिए, चीप रिसोर्स होने चाहिए, चीप लेबर होने चाहिए, और अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्केट भी होनी चाहिए, तभी हम उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन लोकेट करेंगे, उस मतलब कभी हम कोई कंपनी बनाएंगे. ऐसा नहीं कि 50 किलोमीटर कोई आदमी वहाँ पहुँचता नहीं है, ज़मीन बहुत सस्ती है, रिसोर्स दूर दूर तक नहीं है, ज़मीन साहब बहुत सस्ती है. नो, सारे के सारे करेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट होने चाहिए, पॉसिबल होने चाहिए, तभी हम इंडस्ट्रियल लोकेट करेंगे. आपको एक अच्छे मैनेजर की तरह आप एक
4-5 चीज़ों पर बहुत गहन स्टडी करेंगे, बहुत डीप स्टडी करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। इसके बाद you selected the area for locate the industry. Is it clear? आगे जूट इंडस्ट्री एक्सपोर्ट 2.6 लाख वर्कर, 2.6 लाख वर्कर्स इसमें लगे होते हैं। देखिए 2.61 लाख वर्कर है ना, KSH, इतने वर्कर्स को डायरेक्टली रोजगार देती है। इसके साथ 40 लाख छोटे छोटे किसानों को भी हमारी जूट इंडस्ट्री जो है रोजगार देती है। 40 लाख फार्मर, स्मॉल फार्मर को, ठीक है, 40 लाख स्मॉल फार्मर को देती है रोजगार। इसके बाद वही आ गया केमिकल इंडस्ट्री, चैलेंज फेस्ड बाय द इंडस्ट्री इंक्लूड स्टिफ कंपटीशन विद द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम द सिंथेटिक, और इसीलिए लाइक बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड, यहाँ पर उसके सिंथेटिक के एक्सपोर्टिंग एरियाज हैं और हमें एक स्टिफ कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। उसका कारण है कि हमारे रिसोर्सेज महंगे होंगे और रॉ मटेरियल्स उत्पादन करने में, रॉ मटेरियल्स को कहना चाहिए कि प्रोड्यूस करने में इंडियन फार्मर्स को बड़ी कठिनाई होती है। इसीलिए ये महंगा होता है और ज़्यादा दिन तक भी चलता भी नहीं है, लेकिन होता लग्जरियस है। जूट साइड इफेक्ट नहीं होता उसका, क्योंकि ज़मीन पे सड़ जाता है और ये वाटर कहना चाहिए पानी को रोकता वोकता नहीं है, वो पॉलीथीन खराब करती है ज़मीन को। इसके बाद however internal demand increased due to the government policy mandatory for jute packaging। हिंदुस्तान में भी सरकार ने जूट पॉलिसी बनाई और इसके तहत कहना चाहिए जो इंटरनल डिमांड है भारत के अंदर, जो डिमांड है जूट की वो बढ़ गई है ना, तो कहीं ना कहीं जूट इंडस्ट्री को इससे फायदा होगा। तो मेन मार्केट हमारे जो रहे, नेशनल जूट पॉलिसी 2005 में बनाई गई थी। देख लीजिए नेशनल जूट पॉलिसी 2005 NJP, राष्ट्रीय जो जूट की जो नीति है वो बनी थी 2005 में, और इस नीति से, इस पॉलिसी से जूट प्रोडक्शन को, जूट मैन्युफैक्चर को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा होगा। इसके साथ हमारे जो मेन मार्केट है भारत के, USA, कनाडा, रशिया, USA, कनाडा और रशिया, दीज ऑल आर इंटरनेशनल मार्केट ऑफ जूट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, भारत से इन देशों में जाता है UK एंड द ऑस्ट्रेलिया। शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री देख लो, शुगर इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री किस में आती है? जो इंडस्ट्री आती है पूलिंग इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। बताया था कि लोग मिलकर प्रोड्यूसर और सप्लायर दोनों एक साथ मिलकर ये कंपनी चलाते हैं, ये इंडस्ट्री चलाते हैं। महाराष्ट्र में और गुजरात में ये इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं, MH और गुजरात। These all are the area of the sugar industry। ये कोऑपरेटिव इंडस्ट्री के का एग्जांपल्स है, कल इसके पहले मैंने बोला था। India second world producer sugar but occupies first place in the production of the sugar, gur and khandsari। India stands second world producer of sugar। हम दुनिया में सेकंड स्थान पे हैं शुगर के लिए, और लेकिन पहले स्थान पर हैं गुड़ और खांडसारी में। गुड़ मतलब जानते हो गुड़, ये शुगर में हम शुगर में सेकंड और गुड़ में पहला, और खांडसारी एक प्रोडक्ट है ना, मीठे के लिए यूज होता है। तो हम पहली पोजीशन है खांडसारी और गुड़ में, लेकिन पहले सेकंड प्लेस रहेगी हमारी शक्कर में, द सेकंड प्लेस इन द शुगर इंडस्ट्री। तो अब आगे बढ़ते हुए, देयर आर 460 शुगर मिल इन द कंट्री। 460 शुगर मिल भारत में, मोर देन 460। हमें ये मोर देन इसलिए देख रहे हैं बेटा कि मोर देन 460 शुगर मिल भारत में है। इंडिया में आज लगभग 460 से अधिक जो शक्कर की इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं, शुगर इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं, जो
प्रॉपर शुगर का उत्पादन कर रही हैं, शुगर का प्रोडक्शन कर रही हैं। आप लोग को जो है शक्कर खाने को मिल रही है, आप लोग को क्या, हम लोगों को मिल रही है। तो ये वजह है शुगर इंडस्ट्रियाँ भारत में प्रॉपर फ्लोराइज्ड हो रही हैं, प्रॉपरली फ्लोराइज्ड द शुगर इंडस्ट्री। ये कोऑपरेटिव सेक्टर है। इसके साथ ओवर पूरे पूरे जो भारत में उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, एलोंग पंजाब एंड हरियाणा एंड मध्य प्रदेश ऑल्सो। 60% मिल्स आर उत्तर प्रदेश इन बिहार, और 60% मिल जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश में इस वक्त हैं। आप देख सकते हैं, बहुत ब्रॉड क्वेश्चन। 60% यूपी एंड बिहार में है बाबू, क्योंकि यहाँ के लोग मीठा बहुत खाते हैं, ऐसा सुना है। उत्तर प्रदेश की नेशनल मिठाई जलेबी, इसीलिए शक्कर की डिमांड बहुत है। तो यहाँ पर यूपी और बिहार में शुगर इंडस्ट्री का 60% इधर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, क्योंकि बिहार और यूपी में गन्ने का खूब प्रोडक्शन भी है। पूर्वांचल में हमने देखा गोंडा बहराइच साइड में अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, अपने यहाँ भी होता है, क्योंकि इसको पूरा 1 साल चाहिए तैयार होने में, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है वो किसका, शुगर केन का, वो है ज़्यादा, मतलब 3 साल तक प्रोडक्शन देता है। इसके साथ there is a tendency for all mills shift, especially in Maharashtra, because the sugar cane produced has the higher source sucrose of the contain। और लेकिन पूरे भारत की एक टेंडेंसी है, लोगों की टेंडेंसी है और लोगों की विचारधारा ये है कि मोस्टली जो इंडस्ट्रियां शिफ्ट कर रही हैं कहाँ की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ, क्योंकि बिकॉज शुगर केन प्रोड्यूस हियर हैज अ हायर सुक्रोज कंटेन। यह ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र के गन्ने में ज़्यादा सुक्रोज होता है, ज़्यादा मिठास होती है, तभी तो वो कम गन्ने पर, कम शुगर केन पे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शक्कर का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इट इज अ टेंडेंसी, लोगों की मेंटेलिटी है, ऐसी टेंडेंसी है, क्योंकि वहाँ की कॉटन सॉइल है, वहाँ पर काली मिट्टी है, मे बी गन्ने के लिए सुटेबल होती होगी, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि मिल्स टू शिफ्ट, स्पेशली जो गन्ने की मिलें हैं वो महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। यही कारण है क्योंकि वहाँ के गन्ने में ज़्यादा सुक्रोज मिलता है। क्वेश्चन एक आएगा यहाँ पर कि वहाँ क्यों करते हैं, यहीं कर लें, तो डिस्टेंस, फार डिस्टेंस हो जाएगी, तो अगर वो गन्ना वहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट चार्ज ज़्यादा लगेगा, और उसका सुक्रोज की जो कंटेनिंग जो क्वांटिटी है वो हो सकती कि कम हो जाए, है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और उसी तरफ फैक्ट्रियाँ, मतलब मिल ऑफ शुगर की जो मिल्स हैं वो हम उस तरफ शिफ्ट करते चले जा रहे हैं। मिनरल एंड इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल एंड इंडस्ट्रीज। तो हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। ये हमारा मे बी जो एग्रोबेस इंडस्ट्रियाँ खत्म हो गई, ये सब एग्रोबेस इंडस्ट्रियाँ हुआ करती थी, ये कृषि आधारित जो इंडस्ट्री थी एग्रो वेस्ट, चाहे वो शक्कर बनाए, चाहे वो जूट बनाए, चाहे वो कॉटन बनाए, चाहे वो कुछ भी खाने की ऐसी चीज़ रहे, रबर, जूट, कॉटन, टी, कॉफ़ी, चाहे प्लांटेशन क्रॉप, ऑल और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाएंगी, क्योंकि ये कृषि उत्पादित क्षेत्र, कृषि उत्पादित प्रोडक्ट हैं। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो है, तो ये जो है मेरे ख्याल से ये वाला ख़त्म हो गया। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आएगा, एग्रो बेस्ड फिनिश हुआ है। तो एग्रो बेस्ड के बाद आप लोग देखिए, डेफिनेटली क्वेश्चन इसमें आने ही है, इसमें कोई कोताही नहीं करना है, कोई अपनी नहीं चलाना है कि आप लोग कहो कि आप लोग समझे कि अरे ये भी, अभी ग्लोबलाइजेशन में केवल पीरियोडिक टेस्ट और अभी कुछ और लेसन जो एक्स्ट्रा हैं, जो छूटे हैं, जो डिलीटेड है, उनसे मैप क्वेश्चन आ रहे हैं, उनसे पीरियोडिक टेस्ट आ रहे हैं, तो उनको भी करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल्स फॉर कार्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री किसे कहते हैं? चलो भाई,
मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री किसे कहते हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रियां वो इंडस्ट्रियां होती हैं जिनमें मिनरल और मेटल का प्रयोग, मिनरल और मेटल, मिनरल और मेटल्स का यूज एज ए रॉ मटेरियल में होता है, रॉ मटेरियल होता है। अभी हम करते चले आए हैं जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में कि जो एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज या ऐसे रॉ मटेरियल्स जो हमें एग्रीकल्चर से ऑब्टेन होते हैं, एग्रीकल्चर से मिलते हैं, हम ऐसे रिसोर्सेज को बोलेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। और अब हमारे जो जो प्रोडक्ट बनाने में हमें यूज होता है मिनरल और मेटल का, उनको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। क्योंकि मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल्स यूटिलाइज होता है वह मेटल या मिनरल के रूप में होता है। तो माय डियर गाइस, ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहलाएगी और इसका एग्जांपल्स हो जाएगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सो माय डियर गाइस, ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अब ज़्यादा हो जाएगा तो हम कल करा देंगे, हमारे बच्चे फिर कहेंगे अरे आप जो है। ओके, थैंक यू।